आखिरी और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है और अब जो चुनावी प्रक्रिया है एक तरह से उसे आप कह सकते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन के अलावा कुछ बचा नहीं। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि हम इस बार के चुनाव के तमाम मुद्दों का आकलन करें। व्यक्तिगत तौर पर अगर आप कहें तो कुछ एक मुद्दे जिस पर इस बार चर्चा हुई साहब 2024 में, वो अपने आप में किसी भी पत्रकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उसकी चर्चा सबसे पहले आपके सामने करना चाहता हूं और फिर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे इस बार के चुनाव में मुद्दे कितनी तेजी से बदले। इस बार के चुनाव में नोट कीजिएगा साहब, पूरे देश ने संविधान पर चर्चा की। 1952 में पहला मतदान हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक किसी भी चुनाव में क्या कॉन्स्टिट्यूशन पर आपने चर्चा होती देखी? इस बार पूरे देश ने संविधान पर चर्चा की। 1990 में रिजर्वेशन की बात सामने निकल कर आई थी, खास करके ओबीसी रिजर्वेशन। ओबीसी रिजर्वेशन, एससी एसटी रिजर्वेशन, इस पर देश ने चर्चा की। चुनाव का बड़ा मुद्दा बना रहा। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह नारा कितना लोगों तक पहुंचा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या अब हमारे देश को हम ये कह सकते हैं कि हम एक परिपक्व लोकतंत्र बन चुके हैं, क्योंकि आज हम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो आमतौर पर चुनावों में सामने आना चाहिए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो चुनाव के पहले जारी किए। दोनों के मैनिफेस्टो के बारे में कंपैरेटिव छोटा सा एनालिसिस आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने कहा विकास को हम सबसे आगे रखेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा लाभार्थियों का वर्ग है, उनको हम सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा, विकास को मोदी ने गारंटी की शक्ल दी। मैंने 10 साल काम किया है, 10 साल के बाद 5 साल की गारंटी मेरी, यानी कि अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने खुद की आइडेंटिटी पर गारंटी। दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का जिक्र बड़े पैमाने पर किया। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय को पैसे से तोला। 8,500 रुपए प्रति महिला प्रति परिवार मिलेगा प्रति महीना, यह अपने आप में बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ साथ नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया। कई तरह की बातें उसको लेकर सामने रखी और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पैसे का ही एक जरिया सबसे बड़ी से दिखाई दिया। तो ये एक बुनियादी फर्क दो मैनिफेस्टो में आपके सामने मैंने अभी रखा। उसके साथ साथ जैसे ही चुनाव की शुरुआत हुई उससे पहले ही संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पटल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी 370, एनडीए 400 के पार। भारतीय इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह के लक्ष्य को कम से कम लोकसभा के पटल पर सामने रखा नहीं था। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। यह ऐलान अपने आप में बहुत बड़ा था और देखिए पूरा जो चुनावी डिस्कोर्स था वो इस मुद्दे पर नहीं था कि 272 सीटें किसको आ रही हैं। पूरा चुनावी डिस्कोर्स इस मुद्दे पर हुआ कि 370 सीटें आएंगी कि नहीं, 400 पार होगा कि नहीं। तो यहां से चुनाव की शुरुआत होती है और चुनाव की शुरुआत के पहले जनवरी के महीने में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा जो कि उसने पूरा कर दिया। 19 अप्रैल को पहले दौर का मतदान था, पहले चरण का मतदान। इस चरण में प्रवेश करने के साथ ही तमाम सियासी मुद्दे सामने थे और हर पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी की जो चर्चा की, शुरुआत यहीं से हुई। विकास, राम मंदिर का वायदा पूरा किया, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसला था जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो हिस्सेदारी की बात की थी, उस मैनिफेस्टो को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसे मौका समझते ही बहुत जबरदस्त प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया और कांग्रेस डिफेंस में चली गई, क्योंकि हिस्सेदारी की बात के साथ साथ वहां पर विभाजन की बात भी थी। वहां पर इस तरह की चर्चाएं भी थी कि हम बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे।
जाहिर सी बात है, जब मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें लिखी जाती हैं तो अपने आप में संशय होता है कि क्या यह भारत का एक किसी बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय दल का एजेंडा है, या दरअसल ऐसा एजेंडा है जो 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने उठाया था। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा। अब यह मुद्दा चल ही रहा था साहब, तब तक एक वीडियो सामने आता है। नवरात्र के दिन थे और नवरात्र के बीच में एक वीडियो सामने आता है जिसमें कि एक मटन और मछली की बात सामने निकल कर आ जाती है। तेजस्वी यादव साहिनी के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे नवरात्र के एक दिन पहले 8 तारीख को, लेकिन वीडियो रिलीज किया उन्होंने 9 तारीख को। 9 तारीख से नवरात्र शुरू हो गए थे और यहीं से चुनाव की बात यहां निकल कर आ गई कि हिंदू आस्था पर कितना बड़ा कुठाराघात किया जाता है। और यह मौका भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छा था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी सोच को मुगलिया सोच करार दिया और कहा कि यह आक्रांताओं की सोच है, यह भारत की सोच नहीं हो सकती। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से विपक्ष को घेरा। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेर रहे थे मुस्लिम लीग के नाम पर, वहीं कांग्रेस जातीय जनगणना को अपना ट्रंप कार्ड मानकर इसी पर अपनी बात आगे कर रही थी। पहले चरण के मतदान के पहले कांग्रेस ने लाभार्थी वर्ग को भी टारगेट करने की पूरी कोशिश की और 8,500 रुपए प्रति महिला प्रति महीना की बात को भी बड़े पैमाने पर सामने रखा। और इन आधार पर ही कांग्रेस को लग रहा था कि वो अपने आप को लेकर आगे निकल पाएंगे। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा, ये देखिए। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। तो देखा आपने, दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल और स्टेज तैयार किया था, लेकिन दूसरे चरण के आने के साथ ही माहौल में तब्दीली आ गई, गेम चेंज। क्योंकि दूसरे चरण के ठीक पहले सैम पित्रोदा, जो कि उस वक्त कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, अब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया है, उन्होंने एक शगुफा छोड़ा। उनका यह कहना था कि जैसे अमेरिका और बाकी देशों में पुश्तैनी जायदाद और अन्य तरह की जायदाद को जब किसी को दिया जाता है तो वहां पर इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, तो ऐसा भारत में भी होना चाहिए। और रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे पैसा ज्यादा लिया जाए टैक्सेशन के नाम पर और उसको गरीबों में बांटा जाए। बस यहीं से चुनाव का गेयर बदला। भारतीय जनता पार्टी ने सैम पित्रोदा के इस इनहेरिटेंस टैक्स को उठाया और उठाने के साथ ही कांग्रेस को लपेटना शुरू किया। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को पाकिस्तानी सोच से भी जोड़ा। जहां विरासत की टैक्स अपने आप में बड़ी थी, वहीं पर पाकिस्तान की सोच, विभाजनकारी की सोच और उसके साथ साथ
पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को भी बड़े पैमाने पर प्रचारित किया। और यही एक मौका था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कही जो कि आज भी हर किसी के कान में गूंज रही है। उनका कहना यह था कि जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो क्या यह रीडिस्ट्रीब्यूशन आम जनता से पैसे लेकर उन लोगों को दिया जाएगा जो अनडिजर्विंग हैं? और यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हवाला देते हुए उन्होंने यह कहा कि मनमोहन सिंह के समय यह बात निकल कर आई थी कि अल्पसंख्यक वर्ग को ज्यादा संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए और इसके आधार पर ही अल्पसंख्यक वर्ग को फायदा पहुंचाया जाना चाहिए। तो क्या हिंदुओं की ये मंगल सूत्र को लेकर मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जाएगा? और साहब यहीं से चुनाव बदला, ऐसा गैर बदला कि उसके बाद की लड़ाई आगे हम आपको बताएंगे। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मंगलसूत्र का यह अटैक कांग्रेस के लिए बहुत जबरदस्त था। जाहिर सी बात है कांग्रेस अभी तक अपने ही किए गए तमाम गलतियों के बोझ के तले थी। ऐसे में कांग्रेस ने तुरंत पारा बदला। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे के साथ साथ यह दावा करना शुरू कर दिया कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए दिया है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। और साहब ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि संविधान बदलने की बात जैसे ही कही जाएगी इसका क्या असर होगा। देखिए क्या कहा कांग्रेस ने। So if let's say one has $100 million worth of wealth and when he dies he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. तो संविधान बदलने के साथ साथ सैम पित्रोदा का यह बयान भी बहुत महत्वपूर्ण था साहब, क्योंकि सैम पित्रोदा ने यहां पर रंगभेद की बात कर दी थी। जैसे ही यह बात सामने निकल कर आई तो उसके बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा से हाथ धो लिया, यानी कि उनकी बुद्धि खुल गई। लेकिन संविधान बदलने का मसला और किस तरीके से 400 पार का मतलब संविधान बदला जा सकता है और संविधान क्यों बदला जाएगा? संविधान इसलिए बदला जाएगा क्योंकि उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर अपना एकाधिकार कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तमाम संस्थाओं को खत्म कर देगी, यानी कि डर का माहौल तैयार किया गया जो कि कांग्रेस के द्वारा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डर के माहौल से देश को आश्वस्त करने के लिए क्या कहा, यह देखिए। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? तो आपने देखा रंगभेद के मुद्दे पर घेरने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से संविधान के मसले पर कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर भी किसी भी कीमत पर अगर चाहें तो आज देश के संविधान को नहीं बदल सकते। और यह बहुत बड़ी बात थी जो भारतीय जनता पार्टी ने कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। लेकिन जाहिर सी बात है विपक्ष के पास यह बहुत बड़ा मसला था और विपक्ष इस बात को बार बार लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एकाधिकार मिल गया, 303 सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 370 को खत्म कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब उनको 400 पार सीटें मिल जाएंगी तो उसके बाद तो वो देश के सब कुछ खत्म कर देंगे। इस डर के माहौल को बनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस और विपक्षी दलों ने की। राहुल गांधी ने भी संविधान की कॉपियां दिखानी शुरू कर दी। कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे एनडीए के बड़े से बड़े नेताओं ने इस बात का खंडन किया और आश्वस्त किया
कि देश के संविधान को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि देश के संविधान के आधार पर ही देश चलता है। इसके साथ साथ एक बड़ी बात और निकल कर आई, और यह बात निकल कर आई मणिशंकर अय्यर के द्वारा। देखिए, कांग्रेस में एक से एक आत्मघाती दस्ते हैं। हमने अभी तक आपको सैम पत्रोदा आत्मघाती दस्ते की बात बताई। दूसरा आत्मघाती दस्ता मणिशंकर अय्यर साहब निकले। उन्होंने कहा कि भारत को यह नहीं कहना चाहिए किसी भी मसले पर कि वो पाकिस्तान का जिक्र ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। पाकिस्तान के पास एटम बम है, इससे डर के रहना चाहिए। ऐसा कहने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तरीके से रगड़ाई की। इस रगड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने स्पष्ट तौर से कहा कि पाकिस्तान में अगर इतनी हिम्मत होती तो पाकिस्तान, जो कि आज रोटी रोटी और नमक के लिए मोहताज हो रहा है, वो क्या भारत को आंखें तरेर कर दिखा सकता है? जाहिर सी बात है, इसका अब कोई असर नहीं होने जा रहा था। और कांग्रेस की तरफ से भी इस बारे में माफी मांगी गई और कहा गया कि मणिशंकर अय्यर का बयान सिर्फ उनका अपना बयान है। ऐसे स्थिति में यह आरक्षण का पूरा मसला सामने आने वाला था, और इसी जो कांग्रेस जो अपनी बैकफुट पर आई, इस बैकफुट पर आने के साथ ही कांग्रेस ने उसके बाद एक नया शगुफा सामने रखा और एक नया एजेंडा कांग्रेस ने सामने रखा। कांग्रेस ने कहा कि जातीय आधार पर पूरे देश भर में जहां पर जनगणना की बात हो रही है, जहां पर जातीय अधिकार पर जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी की बात हो रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार आएगी तो संविधान बदलेगी और संविधान के साथ साथ रिजर्वेशन खत्म करेगी, SC, ST और OBC दोनों के लिए। अब देखिए, यह एक बड़ा मसला था, क्योंकि तीसरे दौर के मतदान तक महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और इन तमाम राज्यों में चुनाव चल रहे थे, और इन सभी राज्यों में दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी है साहब। इस आबादी तक पहुंचने और उन्हें डराने का काम कांग्रेस ने इस मसले पर किया। इस आधार पर अगर आप देखें तो कांग्रेस के प्रतिकार को फिर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद यह मसला उठाया कि कैसे आरक्षण का नाम लेकर कांग्रेस शासित तमाम राज्यों ने और उसके साथ साथ केंद्र सरकार की पैरोकारी ने OBC आरक्षण में मुसलमान जातियों को आरक्षण दे रखा है। देखिए, बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन यह अपने आप में बहुत ही बड़ा मसला बन गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर स्पष्ट था कि 2010 से लेकर 2012 के बीच में पहले की वामपंथी सरकार और उसके बाद तृणमूल सरकार ने जो OBC कैडर में 74 मुस्लिम जाति को OBC आरक्षण दिया था, वो गलत है। जैसे ही ये बात सामने निकल कर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी OBC आरक्षण में मुसलमान जातियों को आरक्षण दिए जाने का जो विरोध कर रहे थे, उसे बहुत बल मिल गया। पूरा का पूरा चुनाव अब इस बात पर आ गया कि क्या OBC और SC कैटेगरी में जहां रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन में मुसलमान जातियों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि बुनियादी सवाल तो यह है कि इस्लाम में कोई जाति होती ही नहीं है। हां, बैकवर्ड क्लासेस को भी OBC में रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, लेकिन क्या ये OBC कास्ट की हिस्सेदारी को कम नहीं करता? यही सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाना शुरू कर दिया, और जैसे ही यह सवाल उठना शुरू हुआ, चौथे, पांचवें और छठे चरण में यह सबसे बड़ा मसला निकल गया। इसके साथ साथ अब हम और तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आपको और भी मसले बताना चाहते हैं। आखिरकार तीसरे, चौथे और पांचवें चरण से छठे चरण तक के बीच में यह जो पूरा गैप है, इस गैप में OBC और SC आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बातें क्यों की? इसलिए क्योंकि जो ये फेज में मतदान होने थे, इन सभी सीटों पर बड़े पैमाने पर कास्ट कॉम्बिनेशंस काम कर रहे थे, और जातीय आधार पर इस कॉम्बिनेशन को समझना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। इस आधार को जब आप लेकर चलते हैं तो आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ अमित शाह ने भी इस बात पर जोर दिया कि जरूरतमंदों के आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे
मुसलमानों को नहीं बांटेंगे, जरा वह देश की जनता को वादा करो। हिंदुस्तान का संविधान है, इसको बीजेपी और आरएसएस खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं। तो एक तरफ जहां आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्वेशन में मुसलमानों की बात की और कहा कि यह उचित नहीं है, किसी को किसी के रिजर्वेशन के आधार को छीनना नहीं चाहिए। वहीं राहुल गांधी और उसके साथ साथ विपक्ष के तमाम नेता इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अगर 400 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल जाती हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, संवैधानिक संस्थानों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा, यहां तक कि कोर्ट्स पर भी तमाम तरह के नियंत्रण लगा दिए जाएंगे। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर चुनाव में होने लगा। इसके बीच में पश्चिम बंगाल में एक अलग राजनीति चल रही थी और पश्चिम बंगाल में संदेशखाली का मसला, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा था, वो मसला धीरे धीरे दबने लगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने संदेशखाली के पीड़ितों के ठीक उलट शुभेंदु अधिकारी के कुछ वीडियोस सामने रखे और कहा कि शुभेंदु अधिकारी मास्टरमाइंड थे जिन्होंने संदेशखाली का पूरे मुद्दे को ऑर्गेनाइज किया था। यानी कि वहां पर वीडियो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। तो देखिए, बंगाल में अलग तरह की राजनीति, देश में अलग तरह के मुद्दे और जातीय आधार पर पूरे देश भर में मुद्दों पर चर्चा होती है। उसके बाद जब आप छठे और सातवें फेज की बात करते हैं, छठे और सातवें फेज में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकल कर आया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर भ्रष्टाचार पर और परिवारवाद पर जबरदस्त कुठाराघात किया। क्योंकि इस चरण में, जो पांचवें चरण के बाद, पांचवें चरण में रायबरेली और अमेठी का चुनाव हुआ था और उसके बाद से वो एक शहजादे वाली पूरी बात बाहर निकल कर आ रही थी और उसके साथ ही यह बात भी निकल कर आ रही थी कि किस तरीके से एक एंटाइटलमेंट की राजनीति भारत में चल रही है। इसके साथ साथ एक और पैरेलल मुद्दा, जो कि चौथे चरण के बाद धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, और यह मुद्दा था महिला मतदाताओं का। देखिए, मैं आपको बता रहा था ना कि इस बार के चुनाव अपने आप में जबरदस्त रहे साहब, अलग अलग मुद्दे अलग अलग तरीके से सामने आए। चौथे चरण के साथ ही महिलाओं के मतदान, महिला को लाभार्थी के तौर पर देखना, महिलाओं के घर में तमाम सुविधाएं पहुंचाना, महिलाओं को वोटर बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। और जब ये चर्चाएं शुरू हुई तो इसी में संदेशखाली के मुद्दे को भी शामिल किया गया, इसी में लाभार्थी वर्ग सामने रखा गया, जहां पर विपक्ष खास करके कांग्रेस 8,500 रुपए प्रति महिला प्रति माह की बात कहती दिखाई दी। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पारंपरिक महिला समर्थन को बहुत बड़े पैमाने पर सामने आते देखा। आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के एक पूरी गोष्ठी को संबोधित किया, 75,000 से ज्यादा महिलाओं को एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। यानी कि महिला एज वोटर, महिला एज एम्पावर्ड पर्सन बड़े पैमाने पर सामने आ रहा था। और इस पूरे अभियान को अगर आप देखें, अगर मैं इसको कंक्लूड करने के लिए आपके सामने आऊं, तो आज जो चुनावी मुद्दों का रेंज है, विकास, गारंटी, उसके बाद एंटाइटलमेंट, इनहेरिटेंस टैक्स से रीडिस्ट्रीब्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के साथ साथ रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन में ओबीसी कैटेगरी में मुसलमान जाति क्यों है, वहां से निकलकर विमेन एम्पावरमेंट। भाई, इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम, इससे ज्यादा चर्चा क्या किसी लोकसभा चुनाव में आज तक आपने देखी है? मैं तो आपको कह सकता हूं, इतनी ज्यादा चर्चा इतने विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक परामर्श 2024 के चुनाव से पहले आज तक देखने को नहीं मिला है। इसलिए 2024 का यह चुनाव भारत के लिए न सिर्फ महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए सबसे ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट।